और लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलतियां आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो पचासों तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें हैं उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती हैं, अक्सर होती हैं। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसी बात समझ में नहीं आ रही होगी बिना एग्जाम्पल के ना, एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं। आप लोग तो बहुत एडवांस जनरेशन के लोग हैं। हम जिस जमाने के आदि मानव हैं, हम लोग जिस जमाने के, उस जमाने में क्लासरूम में ऐसे बच्चे नहीं बैठते थे कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हों। तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ, जब मैं 8वीं क्लास में आया, वहाँ तक तो केवल वो लड़कों का स्कूल था। कई हजार लड़के जैसे एक जेल में एक साथ बंद हो गए हों, ऐसा लगता था। स्कूल अच्छा था, लेकिन स्कूल केवल पढ़ाई के लिए थोड़ा बच्चे जाते हैं, उनको तो अच्छा जीवन चाहिए। फिर वहाँ पर कोएड नाम की एक चीज़ है कि अब से स्कूल कोएड हो गया है। तो लड़के बहुत उत्साहित थे उस समय कि अब स्कूल कोएड हो गया है। अब उनको स्कूल आने की भी इच्छा पहली बार होनी शुरू हुई कि अब हम स्कूल जाएंगे। तो हमें लगा बड़ा अच्छा स्कूल हो जाएगा। फिर पता लगा नहीं भाई, केवल एक मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे थे। हिंदी मीडियम में लड़कियों का सेक्शन अलग, लड़कों का सेक्शन अलग होगा। ये कोएड होता था। लड़कों के मतलब सेक्शंस, ब्लॉक्स भी अलग थे। वो लड़कों का जेल है, ये लड़कियों का जेल है, इस तरह से होता था। और बीच में कुछ टापू थे जहाँ लड़के लड़कियाँ एक साथ क्लास में होते थे, इंग्लिश मीडियम में। कई बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया उस चक्कर में, जबकि इंग्लिश उनको आती नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन इंग्लिश मीडियम इस चक्कर में लिया कई बच्चों ने। उनमें एक मैं भी था। तो आती नहीं थी इंग्लिश उस जमाने में, लेकिन ठीक है, बहुत सारे दोस्त थे तो हम भी चले गए। फिर पता लगा वहाँ पर भी जो बैठने का तरीका था, 4 रो थी, उनमें से 3 लड़कों की, 1 लड़कियों की। बीच में हाईवे था बहुत बड़ा। लड़कों वाले में आपस में कम गैप था, लड़के लड़की के बीच में इतना गैप था, लगा तालिबान जैसा भाव आता था वहाँ पर, कितना गैप। अब सोचिए, पहली बार किसी छोटे शहर, छोटे कस्बे में कोएड स्कूल शुरू होगा तो ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है। कैसे होगा? सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे। कोई एक आध बात कर लेगा, बात भी क्या कर लेगा, पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या, यही तो होता है। पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहाँ से बात शुरू होती है। और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो, गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है इन लोगों की। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी, अफेयर तो है ही पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब दे के समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे। क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि 3-4, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है। क्लास चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़रूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी। तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या। तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूँ। तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो। हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे। इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है
क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार हैं। फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया, इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा? 3 लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है, किससे? कौन था? आप कह रहे कि ये 3 लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा? बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां? मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मान लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज़्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना? कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे। एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं आया तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं? अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। गया तो वहां सड़क पर सुबह सैर कर रहा, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई। कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा है कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वहां हर आदमी ऐसे कर रहा है, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। हर व्यक्ति को नमस्ते करता है मुस्कुरा के, उसमें कोई नियम कायदा अलग से है नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर हम भी करने लग गए, जो मेरे नमस्ते कर दें उसको। अच्छा, वो बड़े प्यार से नमस्ते भी बोलते हैं कई बार, वो टूरिज्म जहाँ पर चलता है। अब आप वैसा मिजाज लेके भारत वापस आ गए तो दिक्कत है। आप सड़क पे निकले, आपने मुस्कुरा दिया, पता लगा फिर FIR हो गई सीधे उसके बाद, तो है ना। तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज़्यादा फैसला मत निकालिए। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम मासूम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में। किसी को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, और हो रहा है तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना। आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा, एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए ना तो दुनिया में लोग, हाँ 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में
एक ने आपको गलत तरीके से बोला और आपने फैसला कितने के बारे में किया? अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हो ना, जैसे सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने बिहार के 4 लोगों से बात की, हरियाणा के 4 लोगों से बात की, उसके बारे में पूरे स्टेट को नाप दिया एक ही बार में। ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ के एक्सेप्शंस हों, अपवाद हों, जो आपको मिल गए हों। सबके बारे में क्यों फैसला कर लेंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की ज़रूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी। बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलोसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और वाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और वाइट। एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ इसके नजदीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर एक नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है, मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है, वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में घोर दक्षिणपंथी रहा हूं। विश्वविद्यालय में गया तो काफी हद तक वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया, और आज मुझे लगता है कि वो दोनों रास्ते गलत थे। अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। ये कहने का साहस कि हाँ मैं गलत था,
फिलोसफी की दुनिया में कांट एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ है, बहुत महान। अगर मेरा सबसे प्रिय हो पश्चिम में तो कांट है। पहले वो रैशनलिज्म के रास्ते पर चला। रैशनलिज्म एक सेक्ट है, एक एम्पायरिसिज्म एक दूसरा सेक्ट है, बुद्धिवाद और अनुभववाद कहते हैं। वो बुद्धिवाद का दीवाना हो गया। इतने में एक अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को उसने पढ़ा, पागल हो गया एकदम कि अरे यार यही सही है। फिर बुद्धिवाद के एक दार्शनिक को पढ़ा, बोला नहीं यार ये नहीं, ये सही है।